जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 ओके करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में 5 खंड करने हैं। हालांकि 6 खंड दिया गया है, लेकिन इसमें से आप लोगों को 5 खंड ही करके आना है और सब 4-4 नंबर वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और इसमें देखो प्रश्न नंबर 2 का क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। तो ये प्रतिबंध द्वारा जो है हम लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले जो दिया है, अब 4 नंबर का क्वेश्चन है तो भाई थोड़ा लिखित काम तो करना ही होगा, ठीक है। तो जो दिया गया है, देखो ये समीकरण 1 माने हम लोग, और उसके बाद ये देखो जी समीकरण 2 मान लिया जाए, ठीक है। और 4 नंबर का है तो ये शॉर्टकट नहीं भाई, उसमें कुछ लिखेंगे हम लोग, कुछ लिखा जाए, एक आध 2 पेज लिखा जाए तभी 4 नंबर मिलेगा ना। तो अब देखो जी, अब जो है समीकरण हम लोग प्रतिबंध के द्वारा बताएंगे, ठीक है ना। अनेक हल होंगे या नहीं होंगे। और इसका प्रतिबंध है, अनेक हल होने का प्रतिबंध a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। ये तीनों बराबर होना चाहिए तो फिर वो अनेक हल होने का प्रतिबंध होता है। तो यानी कि समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से समीकरण 1 की, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करके जी देखो अब क्या क्या मान निकलेगा। a1 का मान 3, b1 का मान -1, c1 का मान -2, ठीक है। a1 का मान 3, b1 का मान -1, c1 का मान -2, ओके देख लो समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से a2 का मान 9, b2 का मान -3, c2 का मान -6, a2 का मान 9, b2 का मान -3 और c2 का मान -6, ठीक है। ये देख लें आप लोग, पक्षांतर मतलब कि तुलना करके हम लोग जो है समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान और समीकरण 2 से a2 b2 c2 का मान हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब देखो जी, अब अनेक हल होने का प्रतिबंध है। अनेक हल मतलब कि इसमें जो है पहले हम लोग अलग अलग ज्ञात कर लें जी, ठीक है ना। ये जो है हम लोग ज्ञात करें a1/a2 पहले, देखा क्या आ रहा है। उसके बाद b1/b2 ज्ञात किया जाएगा। तो पहले a1/a2 ज्ञात कर लें। तो a1 का मान 3, a2 का मान 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, चलो जी 1/3 आया। b1/b2 का मान -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/3, ये b1/b2 का मान हो गया। और उसके बाद जो है c1/c2 का भी मान निकाल दिया जाए। तो क्या है जी c1 c2, c1 जो है -2 है, c2 -6, ये -2 है और ये -6, माइनस से माइनस कैंसिल। और उसके बाद ये कट भी रहा है 1/3। अब देखा जाए सब बराबर आ रहा है क्या। तो a1/a2 भी 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 आया है और c1/c2 भी 1/3 है। तो बस हो गया सिद्ध। अब यहाँ पर जो है हम लोग लिख दें, चूंकि यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, इसलिए इसलिए दी मतलब इसलिए अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, ठीक है ना। और ये प्रूफ किए जी हम लोग, देखो इस प्रकार ये हम लोग सिद्ध किए। भाई तीनों बराबर आ गया तो फिर अनेक हल होंगे, अब सिद्ध किए हम लोग। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन ओके, ठीक है। तो चलिए अगले भाग की तरफ। ये आ गया ख पार्ट। ये ऊंचाई दूरी से दे रखा है। इसमें कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है। ध्वज के शिखर का
P से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो इसके लिए एक चित्र बनाया जाए, ठीक है। और चित्र में सबसे पहले तो हम लोग एक मंदिर बना दें, मतलब कि भवन बनाए भाई, भवन है, ये भवन मान लिया जाए जी, भवन हो गया। ये जमीन हो गया जी, भवन है तो भाई जमीन पर ही होगा। भवन का नाम ए बी कर दिया जा रहा है और बिंदु एक, मतलब कि ये बिंदु पी है, ये पी एक बिंदु हो गया जी, ठीक है ना। अब देखो जी, भवन के ऊपर एक झंडा भी है, तो एक झंडा भी बनाया जाए भाई। ये देखो जी, ये एक झंडा भी हो गया, ठीक है ना। ये झंडा हो गया, मान लो जैसे झंडे का नाम जो है हाँ सी कर दिया जा रहा है, ठीक है, सी हो गया। अब देखो जी क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से, तो देखो ये भूमि पर एक बिंदु P है, जैसे मान लो 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन की लंबाई 10 मीटर, ठीक है। भवन की लंबाई 10 मीटर है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन का शिखर देखा भाई तो 30 अंश का कोण। फिर उसी बिंदु से, यानी उसी बिंदु से ध्वज दंड, जो ध्वज है उसके उसी बिंदु P से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मतलब पूरा ही 45 अंश है, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी कि h मान लिया जाए। देख लो जी, ध्वज दंड की लंबाई हम लोग h मान लिए, यानी कि हमें h का मान ज्ञात करना है। नीचे वाला हिस्सा गायब है तो इसके लिए x माना जाए। ये देखो जी चित्र बनकर तैयार, ठीक है। तो अब पहले मान लिया जाए, माना ध्वज दंड की लंबाई AC बराबर h मीटर, ठीक है। ये हमें h का मान ज्ञात करना है। अब तो भाई दो त्रिभुज बन रहा है इसमें। पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज हम लोग ले लें, त्रिभुज ABP, ठीक है। त्रिभुज ABP में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब जो है AB है, आधार BP है, यानी AB बटे BP, AB बटे BP। ये देखो इसमें कोण जो है 30 अंश का है, AB का मान h है, BP का मान x है, ठीक है। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, ये देखो। उसके बाद तिरछा गुणा कर देने से x बराबर h कड़ी में 3, और ये कर दो जी समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो, जैसा हम लोग पीछे से ही करते हुए आ रहे हैं ये ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब उसमें दूसरा समकोण त्रिभुज लिया जाए, दूसरा समकोण त्रिभुज CBP में, ठीक है ना। त्रिभुज CBP में इसमें भी tan थीटा लगाया जाए, tan थीटा बराबर CB बटे BP, ये देखो इसमें कोण जो है मतलब लंब बटे आधार हुआ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। आप लोग पीछे देख सकते हैं tan थीटा बराबर त्रिभुज CBP में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब मतलब पूरा CB है, आधार BP है। अभी बड़े वाले ट्रिंगल में कोण 45 अंश का दे रखा है, तो कोण 45 अंश मतलब है कि tan 45 अंश बराबर, इधर देखो जी h प्लस 10 होगा जो लंब है, और नीचे x होगा, ठीक है। और यहां से tan 45 अंश का मान 1 होता ही है। अब उसके बाद x का पक्षांतर कर दो अब लेफ्ट में, तो ये मिला जी, ये सब, ये समीकरण 2 हो गया जी, ठीक है। समीकरण 2 बन गया है। अब हमें निकालना है h का मान, तो एक काम करें, समीकरण 1 का लेफ्ट x है, समीकरण 2 का भी लेफ्ट x है, यानी कि जब लेफ्ट और लेफ्ट बराबर है तो हम राइट भी बराबर कर सकते हैं।
तो यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। ओके, अब यानी कि उसमें क्या है जी, समीकरण 1 का जो लेफ्ट राइट है, h कड़ी में 3, मतलब ये कि कड़ी में 3h, और यहाँ पर तो h + 10 है ही, ठीक है। ये देखो जी, समीकरण 1 तथा 2 दोनों का राइट हम लोग बराबर कर दिए, क्योंकि लेफ्ट बराबर ही है, इसलिए राइट भी बराबर कर दिए। अब यहाँ से h का मान ज्ञात किया जाए, तो राइट वाला h पक्षांतर करें हम लोग, पहले माइनस में हो गया, फिर h कॉमन कर लें, देखो ये इतना हुआ। उसके बाद जो ब्रैकेट में है कड़ी में 3 - 1 पूरा पक्षांतर कर दिया जाए, और उसके बाद परिमेकरण भी करना है भाई, ये तो क्लियर पता चल रहा है कि परिमेकरण भी करना है। तो ऊपर वाला ऐसे ही रहने दें, नीचे वाला जी आ जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, बीजगणित जब सूत्र लगा देंगे तब, यानी कि आ गया जी 10, और नीचे 2 आया, और 2 आया तो 2 × 5 = 10, यानी कि h बराबर आ गया जी 5, यही आंसर है, ठीक है ना, 5 कड़ी में 3 - 1 ब्रैकेट में ये ध्वज दंड की लंबाई, क्योंकि हमें h का ही मान ज्ञात करना था, वही जो ज्ञात करना था वो हम लोग h माने थे। तो इस प्रकार ये ऊंचाई दूरी वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का ओके फाइनल 4 नंबर का, ठीक है। तो चलिए अगले भाग की तरफ का पाठ। इसमें क्या रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 अंकों वाली संख्या है, तो माना जाए, पहले माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, ठीक है। तब संख्या बराबर 10x + y, देखो ये होगा, यानी हम लोगों का जो 2 अंक वाली संख्या है वो 10x + y हम लोग मान लिए, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार जो है, अब प्रश्नानुसार बोल रहा है कि इसमें प्रथम शर्त से कि इसमें अंकों का योग 9 है, तो ये लो जी, अंकों का योग बराबर 9 बन गया तुरंत समीकरण नंबर 1, ठीक है। और फिर बोला है दूसरे वाले शर्त में, तो दूसरे वाले शर्त के लिए अगले पेज पर, मतलब दूसरे वाले शर्त में क्या कह रहा है इसमें कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, ठीक है ना। देखो संख्या के अंकों को हम लोग पलट दिए, यानी जो इकाई पर था वो दहाई पर गया, जो दहाई पर था वो इकाई पर आ गया। अब ये बराबर है मूल संख्या से 27 अधिक, देखो प्रश्नानुसार मूल संख्या 10x + y है और उससे 27 अधिक। एक बार और क्वेश्चन देख लें सभी लोग, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, वही काम हम लोग किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जो है ये थोड़ा इधर उधर करके समीकरण 2 बनाते हैं हम लोग, तो एक काम करो पक्षांतर ही कर दिया जाए, कोई बात नहीं है। माइनस में 10x हुआ, माइनस में y हुआ, उसके बाद 10x में से 1x घटा, माइनस में 9x, प्लस में 9y बचा जी, ये जोड़ घटाना कर लें आप लोग, ठीक है। उसके बाद -9 से भाग कर दिया जाए, -9 से 2, तो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसी दोनों को विलोपन नियम से या प्रतिस्थापन नियम से किसी एक नियम से सॉल्व कर दें हम लोग, तो एक्स वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम लोग जो है, देखो समीकरण 1 भी ठीक ठाक बना है, समीकरण 2 भी बना है ठीक ठाक, तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो x + y बराबर 9, देखना समीकरण 1 यही है, x + y बराबर 9, हाँ जी। और समीकरण 2 x - y बराबर -3, x - y बराबर -3। घटाने में नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलता है, ये कैंसिल हो गया, ये जोड़ेंगे 9 × 3 = 12 आया,
और 9 3 12 मतलब 1 की 2 छके 12, यानी कि y का मान 6 आ गया। ठीक है। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें हम लोग, चाहे 1 में चाहे 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। इसमें y का मान 6 आया है, उसके बाद 6 का पक्षांतर भी करेंगे अब। तो लो जी, x का भी मान 3 आ गया। ठीक है ना, यानी x का मान 3 आया, y का मान 6 आया है। तो अब संख्या अब आंसर कर दिया जाए। अतः संख्या बराबर, देखो जी, x का मान 3, y का मान 6, तो 10 3 30 प्लस 6 यानी कि 36। यानी ये क्वेश्चन भी आप लोग का फाइनल। ठीक है ना, देख लो ये भी ओके हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए अगले भाग की तरफ। अगला भाग क्या है भाई, घ पाठ। ये दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर ए सी। अच्छा जी, चलिए तो पहले ज्ञात है लिख लिया जाए। ज्ञात है में ए बी बराबर ए सी, उसके बाद सिद्ध करना है बी ई बराबर ए सी। ठीक है ना, उसके बाद उपपत्ति। तो उपपत्ति के लिए हम लोग आ जाएं आगे। उपपत्ति मतलब प्रूफ, प्रूफ करेंगे अब हम लोग। ठीक है, अब देखो जी, सबसे पहले तो वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ये चैप्टर 10 से प्रमेय, इस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देख लो क्या क्या बराबर है। अब ए डी बराबर ए एफ, देख लो सभी लोग, ए डी बराबर ए एफ, ए डी। ठीक है ना, ये देखो ए डी बराबर ए एफ। देखो जी, सबसे पहले तो ये दिया है ए डी बराबर ए एफ, ये हो गया जी। और देखो क्या है, बी डी बराबर बी ई, बी डी बराबर बी ई, बी डी बराबर बी ई। ठीक, उसके बाद सी ई बराबर सी एफ, सी ई बराबर सी एफ। ठीक है, ये सब कहाँ से आया, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, इस सब से जो है, ये देखो समीकरण 1 बना दिया जाए, समीकरण 2 मान लो, कोई बात नहीं है, समीकरण 3 मान लिया जाए। ठीक है, कारण भी लिख दिया जाए क्या, चलो भी कारण भी लिख दो तब। वृत्त के बाहर एक बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। ठीक है जी, थोड़ा सा कारण दे देंगे तो सही रहेगा, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कहीं से कुछ दिक्कत ना होने पाए। ठीक, अब देखो जी, ये तो इतना है भाई, अब इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो फिर आगे कहीं अगर यूज होगा तो प्रयोग करेंगे। अब देखो क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है तो इसी को लेकर चले हम लोग। ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया है। ठीक है ना, अब देखो जी, ए बी के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, चित्र में देख लो। ए बी के अंदर हम ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। ठीक है, ए डी प्लस बी डी। ऐसे ही ए सी की जगह पर देखा जाए, ए सी के जगह पर ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस
CF लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें से क्या किया जाए भाई, अब जो है हमें जो सिद्ध करना है वो लाना है BE बराबर EC। तो BE और EC तो इसमें कहीं है ही नहीं, लेकिन हम लोग लाएंगे अभी। अभी देखो कैसे जो है BD बराबर BE है समीकरण 2 से, देखो यहाँ पर। ठीक है, BD बराबर BE है कि नहीं, तो BD की जगह पर हम लोग BE लिख सकते हैं। ठीक है, और AF, और क्या लिखा जाए भाई, CF की जगह पर हम देखो समीकरण 3 से CE लिख सकते हैं। समीकरण 3 से CE। ठीक है, CF की जगह पर CE लिख सकते हैं। अभी AD और AF बच रहा है, तो AD और AF को हमें हटाना है। ठीक है, तो AD की जगह पर देखो जी समीकरण 1 से AF लिख दिया जाए। समीकरण 1 से AF लिख दिया जाए, और ये वाला AF ऐसे ही रहने दें हम लोग। अब देखो AF से AF कैंसिल, बच गया BE बराबर CE। ये प्रूव्ड हुआ जी। देखो तो इस प्रकार ये हम लोग BE बराबर CE प्रूफ किए हुए। ठीक है ना, देख लो BE बराबर EC, यही हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध किए, एकदम आसान क्वेश्चन निकला। तो ये भी पार्ट आप लोग का ओके। तो चलिए अगले भाग की तरफ। अंग में जी, इसमें समांतर मतलब कि बारंबारता से दे रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग 80 है। हम लोग जो है अगले पेज पर एक सारणी हम लोग बना दे रहे हैं, पहले बनाकर उसमें सब लिख लें, क्योंकि सारणी बनाकर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जी, ये सारणी बना दिया गया है समय बचाने के लिए, पहले से ही बना दिया गया था। बाकी आप लोगों को भी एग्जाम में तो सारणी बना ही लेना है। ठीक है ना, अब ये माध्यक वाली बात है, तो संचयी बारंबारता इसमें हम लोग निकालेंगे पहले। ठीक है, तो संचयी बारंबारता जो है हम बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकालते हैं। जैसे जो 5 है, पहले 5 हो गया, देखो, फिर नीचे वाला 5 में x जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हुआ, फिर उसके नीचे 20 जोड़ेंगे तो x प्लस 25 हुआ, फिर 25 में 15 जोड़ दो तो x प्लस 40, फिर इसमें y जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40, अब फिर 5 और जोड़ो तो x प्लस वाई प्लस 45। यानी कि ये जो है ये बारंबारताओं का योग होता है, जिसमें आप लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ये n आता है, n मतलब कि बारंबारताओं का योग। ठीक है ना, यानी कि और इसमें क्वेश्चन में बारंबारताओं का योग बराबर दे दिया है x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। ठीक है ना, ये दे रखा है भाई, क्योंकि बारंबारताओं का योग 60 बताया है, तो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60 ये दे रखा है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब पहले इसी को सॉल्व कर लें क्या, x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, तो यहाँ से जो है एक समीकरण हमें मिल जाएगा। ठीक है, और एक काम कर ले रहे हैं, पहले इसी को देख लिया जाए। x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। 45 का पक्षांतर करेंगे राइट में तो माइनस में होगा, यानी कि आ गया 15। और एक काम करो, समीकरण 1 बना के इसे यहीं छोड़ दो अब। ठीक है, अब हम लोग माध्यिका लेकर चलेंगे, मतलब माध्यिका वाला जो फार्मूला होता है उसे लेकर चलेंगे, तो उसमें भी कुछ समीकरण वगैरह बनेगा कुछ। तो मतलब ये कि जैसे अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन माध्यक 28.5 दिया है, तो इसी से हम माध्यिका पता करेंगे। तो एक काम कर लिया जा रहा है, माध्यिका के लिए हम लोग यहीं पर पता कर ले रहे हैं। ठीक है ना, चूंकि माध्यक बराबर 28.5 है, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर, देखो 28.5, 28 वर्ग अंतराल में देखो 28.5 किस में लिया जाएगा, वर्ग अंतराल में हम देखेंगे और कहीं नहीं देखना है। तो वर्ग अंतराल में जो है 28.5 ये आएगा 20 से 30 में, देखो। ठीक है, 20 से 30 में ये माध्यक वर्ग आएगा। तो पता ही है ये स्मॉल f, इसके ठीक एक पहले ये CF,
ऐसे मानते हैं हम, ठीक है ना। और जो 20 और 30 माध्यक वर्ग है, इसमें L का मान 20 होगा, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30, ठीक है। अब मान लिया जाए, माना L बराबर माना जाए F बराबर, ठीक है। उसके बाद CF बराबर, इसके बाद N/2 बराबर, उसके बाद H बराबर। L बराबर 20 है, F बराबर 20, F बराबर भी 20। उसके बाद CF बराबर x+5 है, देखो वहां से। N/2 के लिए 60/2 करेंगे, कट के कटकर बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। और H बराबर भी यहीं पर काम कर लिया जाए धीरे से। H बराबर जो है 10-10 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो H का मान भी 10-10 है, मतलब H मतलब वर्ग अंतराल की माप, ठीक। तो ये सब इस प्रकार हम लोग मान लिए, सारे अक्षरों का मान पता हो गया, ठीक है। और बारंबारताओं का जो योग 60 दिया था, तो इससे समीकरण 1 बना। अब हम लोग माध्यिका वाला सूत्र लगाए, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। देखो ये सूत्र होता है माध्यक बराबर, तो माध्यक जो है 28.5 बराबर L का मान 20, N/2 का मान 30 माइनस ये x+5 दिया गया है जी, जो CF है। और बारंबारता जो है F का मान 20 गुणे H का मान 10। ये पीछे देख सकते हैं आप लोग जी, जो भी मान है इसमें L बराबर, F बराबर, H बराबर, CF बराबर, N/2 बराबर, ठीक है। ये सारा मान हम लोग पुट किए हैं, ठीक है। सूत्र में जो माध्यक बराबर ये सूत्र होता है, इसमें सारा मान पुट किया गया है। और इसी को सॉल्व करें तो देखो क्लियर पता चल रहा है कि x का मान तो आ ही जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं, पहले 0 से 1 0, उसके बाद ये 20 पक्षांतर यानी कि 28.5 माइनस 20 बराबर, ये देखो जी ब्रैकेट हटाएंगे तो 30 माइनस x माइनस 5/2 ये बचेगा। और यहाँ से देखो जी 20, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 आया, ठीक। राइट में जो 2 है नीचे, इसका पक्षांतर कर दें तो गुणे में हो जाएगा, ठीक। फिर 30 में से 5 घटा देंगे, आ गया 25। अब गुणा करो तो 8.5 में गुणा करेंगे, 2 पचे 10, 2 × 16, 1 17 आया, बराबर 25 माइनस x ये है। अब एक काम किया जाए, माइनस x को लेफ्ट में पक्षांतर कर दिया जाए, 17 का राइट में, ठीक है। तो 25 माइनस 17 यानी कि x बराबर आ गया 8। तो x का मान तो आ ही गया 8। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में जो पहले बना था उसी समीकरण 1 में ही रख दें, तो यानी कि x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या बना था भाई, x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, इसमें x का मान 8, ठीक है। और तब 8 का पक्षांतर यानी कि 15 माइनस 8 आ गया 7, बस ये भी कंप्लीट हुआ। x बराबर 8, y बराबर 7। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। ये आ गया जी च वाला पार्ट। इसमें कह रहा है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ दो पासे फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या होता है वो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा जाए, दो पासे को एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम, प्राप्त कुल संभव परिणाम, ठीक है। क्या क्या है भाई, तो नीचे हम लोग जो है ये लिख दे रहे हैं,
देखो जी, यहाँ पर इस प्रकार से ये कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे जब दो पासे को एक साथ हम फेंकेंगे तब। ठीक है, देख लो, एक एक आ जाए या एक दो आ जाए या एक तीन आ जाए, इस प्रकार करते करते ये कुल 36 परिणाम हो गए तब। यानी कि कुल संभव परिणाम बराबर, यानी कि कुल संभव परिणाम बराबर 36 है तब। ठीक है ना। अब देखो, अब हमें मानना है घटना, तो माना घटना ई बराबर, क्या मानना है भाई, क्या किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होना। दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7, क्या है जी, 7 से छोटा, 7 से छोटा होना, 7 से छोटा होना, तब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। देखो जी, इसमें अनुकूल परिणाम हम लोग यहां पर देखेंगे कितना होगा, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से छोटा, यानी एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, मतलब 7 भी ना होने पाए, 7 से छोटा, यानी कि ऐसे ऐसे परिणाम हो जाएंगे। देखो, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, ठीक, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, 7 नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, फिर 4 1, 4 2, फिर 5 1, उसके बाद नहीं जी। यानी कि कुल कितने परिणाम हो गए, देख लो यहां से, ये 1 2 3 4 5 परिणाम इसमें हो रहे हैं, 6 7 8 9 परिणाम इसमें हो रहे हैं, 10 11 12, यहाँ तक 12 हुआ, उसके बाद 13 14, उसके बाद 15, कुल 15 परिणाम हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी कि कुल 15, यानी कि यहाँ पर जो है 15 घटना के अनुकूल जो परिणाम है वो 15, ये 15 परिणाम ऐसे हैं जिनके दोनों संख्याओं का योगफल 7 से कम है। ठीक है ना। तो अब इसको जो है सॉल्व करना है। अब चलो, अब सूत्र लिखा जाए। प्रायिकता का जो सूत्र होता है पीई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये देखो जी, ये घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 5 बटे 12। ये भी देखो, ये भी पार्ट आप लोगों का ओके। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न नंबर 2 जो 4 नंबर वाला ये क्वेश्चन था खंड ब से, ये हम लोग आज फाइनल कर लिए। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में इसी खंड का प्रश्न नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।